everyone. My name is Mandira. Welcome to Agla Sem, and today we are going to do Class 6 Civics, Chapter number 4, Key Elements of a Democratic Government. So, in the last chapter, हमने किया Unit 2 का, which is that of Chapter 3. हमने पढ़ा what a government is, what it does, what kind of powers it has. आपको पता है already you know that government is someone that makes the laws, enforces the laws, right? और किस टाइप की गवर्नमेंट्स होती है हमने थोड़ा सा ब्रीफली उसके बारे में पढ़ा था. मोनार्कियल मतलब राजा रानी वाली गवर्नमेंट, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच इज जो हमारी लोकतांत्रिक गवर्नमेंट विच इज दैट इन इंडिया. ओके, so we learned about all these elements. We learned about universal adult suffrage or universal adult franchise, which is basically that everyone above the age of 18 should have the right to vote. Okay, ये सारे concepts हमने पिछले chapter में discuss करे थे. Now let's start off with chapter number 4 and let's learn the key elements of a democratic government. गवर्नमेंट पता चल गया, अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे फोकस करते हैं. ठीक है, दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद द स्टोरी ऑफ हेक्टर पीटरसन, जो कि बेसिकली देयर इज अ किड माया नायडू हु इज probably as old as you, and she what she does is one day she finds a scrapbook full of pictures and newspaper articles, और उसमें there is this news of the death of a person called हेक्टर पीटरसन. ठीक है, who was shot by the police. तो वो अपने मदर से पूछती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वाई डिड ही गेट शॉट, एंड देन उसकी मम्मा उसको एक्सप्लेन करती है कि ये प्री अपार्थाइड हुआ था. सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अपार्थाइड. इट इज वन ऑफ द मेजर sort of changes, revolutionary changes that happened in South Africa. So anti-apartheid, I mean, not apartheid. Apartheid was basically the movement जिसमें separation of based on race was legal at that time. So that term was called apartheid. उसमें क्या था कि जो white skinned लोग थे उनको ज्यादा favorable treatment मिलता था versus black और people of color जो brown लोग होते हैं. ठीक है, so दिस वॉज एट दैट टाइम. तो ये जो हेक्टर पीटरसन का शूट आउट हुआ था वो उससे पहले के टाइम में हुआ था, अपार्थाइड जब था. ओके, सो बिफोर लॉज दैट बैंड द डिस्क्रिमिनेशन केम इनटू इफेक्ट. तो वो उसकी मम्मा उसको एक्सप्लेन करती हैं कि पहले व्हीकल्स भी अलग हुआ करते थे, एम्बुलेंसेस भी अलग हुआ करती थी, कि कोई व्हाइट बंदे की एम्बुलेंस आ रही है, कोकेशन है कोई, तो उसको एम्बुलेंस जो लेके जा रही है वो बेटर इक्विप्ड है, और जो अगर कोई ब्लैक है, अफ्रीकन अमेरिकन है, तो उसको अफ्रीकन एग्जैक्टली ब्लैक है, तो उसको जो एम्बुलेंस लेके जा रही है वो वेल इक्विप्ड नहीं है. एंड ये लैंड की भी बात हो रही है कि द बेटर क्वालिटी ऑफ लैंड वाज गिवन टू व्हाइट्स एंड द वर्स क्वालिटी ऑफ लैंड वाज गिवन टू द ब्लैक्स. ठीक है, तो ओपनली पहले ये सेग्रीगेशन था कि ब्लैक व्हाइट और ब्लैक का एक सेग्रीगेशन. इब्राहिम लिंकन, आपने उनका नाम जरूर सुना होगा. ही प्लेड अ वेरी वेरी की रोल इन एक्चुअली अबॉलिशिंग दीज रेसिस्ट लॉज, कि किसी की रेस पे, किसी की कलर ऑफ द स्किन पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. देयर इज नो सेंस और नो लॉजिकल रीजनिंग और इवन एक इमोशनल रीजनिंग भी इसकी कोई नहीं है. इट इज अ वेरी बैड थिंग टू डू. ठीक है, इवन नाउ रेसिज्म इज इट्स एन ऑफेंस. यू शुड नेवर डू इट. इफ समवन इज डूइंग टू यू, यू शुड ऑलवेज रिपोर्ट इट. ओके, तो ये बात हो रही है हमारी अफ्रीका की. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये मैं पेज नंबर 36 से पढ़ रही हूँ. A group of people who led the struggle against apartheid, and their most well-known leader Nelson Mandela fought the apartheid system for several years. Finally, they succeeded in 1994. South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal. तो जो अफ्रीका में स्ट्रगल हुई थी उसके लिए 1994 में अपार्थाइड वाज ये जो रूल्स थे ये कि आप यू कैन डिस्क्रिमिनेट ओपनली, दीज वर बैंड, डिस्क्रिमिनेशन वाज बैंड. ठीक है, सिमिलरली मैं आपको बता रही थी कि अमेरिकन हिस्ट्री में इब्राहिम लिंकन की बहुत ही हैज प्लेड अ ह्यूज रोल इन रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी बिटवीन द टू रेसेस. ओके, सो ये हमारा थोड़ा सा एक अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट था. ओके, सो ये एक हाँ जी, तो जो ये ग्रुप ऑफ पीपल हु एक्चुअली फॉट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी लॉज. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट मेन हेडिंग विच इज दैट ऑफ पार्टिसिपेशन. एंड मैं आपको इस एग्जाम्पल की रेलेवेंस उसी के थ्रू बता दूंगी, डोंट वरी. ठीक है, अब ये जो पार्टिसिपेशन की बात है इसमें ये एग्जाम्पल बहुत फिट बैठता है, बिकॉज द पीपल ऑफ अफ्रीका दे वेंट टुगेदर और उन्होंने अपना एक लीडर इलेक्ट किया और उन्होंने बोला कि नहीं लेट्स फाइट अगेंस्ट दीज लॉज. तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया एक्टिवली इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो इसे कहते हैं हम सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन. ओके, तो
आज की डेट में तो हम ऐसे यूनियंस, वैसे आजकल भी यूनियंस फॉर्म होते हैं एंड स्ट्रगल्स अभी भी चल रही हैं, बट स्टिल हम लोग आज की डेट में सिमिलर पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हैं? बाय गोइंग टू वोट इन द इलेक्शन। ठीक है, सो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मतलब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। सो व्हेन वी हैव इलेक्शंस, व्हेन वी हैव लोकसभा इलेक्शंस, दे आर द लार्जेस्ट इलेक्शंस इन द वर्ल्ड। ओके, सो one thing that we must do as citizens is go and कास्ट आवर वोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आप अपनी गवर्नमेंट को चूज करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें भी वही बातें लिखी हुई है। सो थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स to represent them. These representatives take decisions on the behalf of the people. In doing so, it is assumed that they will keep the mind, the voices and the interests of the people. Okay? तो ये जो हम पॉपुलरली लीडर्स को इलेक्ट करें, जैसे आपके एरिया के एमएलए होंगे या सीएम है या जो हमारे पीएम है, वो हमारी पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर्स है, हमें वो पसंद है, इसीलिए वो पावर में है, वी लाइक देयर पॉलिसीज। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जब वो उस पोजीशन ऑफ पावर पे आ जाएं तो दे रिमेंबर कि एक्चुअली लोग चाहते क्या है। ठीक है, और फिर वो लोगों के हिसाब से अपने डिसीजंस लें। दिस इज व्हाट द बुक इज सेइंग। ओके, सो as I told you in the last chapter also, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए हमारे यहाँ गवर्नमेंट इलेक्ट होती है। इन इंडिया दैट पीरियड इज 5 years। ठीक है, 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो इफ द गवर्नमेंट हैज डन गुड वर्क इन 5 years देन इट विल गेट री इलेक्टेड, ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर लोग उस गवर्नमेंट से खुश नहीं है देन वो गवर्नमेंट री इलेक्ट नहीं होती। ठीक है, पीपल वोट फॉर सम अदर पार्टी। ओके, आपने भी अपने घर में बहुत सारे इलेक्शंस पे डिस्कशन सुने होंगे। आजकल वैसे भी लोग पॉलिटिकली बहुत चार्ज्ड हो गए हैं, सो दे ऑलवेज टॉक अबाउट दीज थिंग्स। ओके, अच्छा, so now let's talk about the next heading, which is that of other ways of participating। ठीक है, तो एक तो हो गया कि आप डायरेक्टली वोट कास्ट करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी के कौन से तरीके हो सकते हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस को पार्टिसिपेट करने के लिए? सो वन ऑफ द वेज इज टू फॉर्म अ संगठन, फॉर्म अ यूनियन एंड प्रोटेस्ट। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट के डिसीजन में पसंद नहीं आई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जस्ट रिसेंटली मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, दैट इज because there are certain forces, whatever those forces are, they do not agree with the laws that the government has passed, and वो agree नहीं करते तो वो protest कर रहे हैं। इतने दिनों से उनका protest चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का। दिस इज अ डेमोक्रेटिक राइट, हम लोग सब ये कर सकते हैं। अगर आपको भी एज अ स्टूडेंट गवर्नमेंट की किसी चीज से इशू है तो यू कैन ऑल्सो गो एंड फॉर्म अ यूनियन और आप भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली एग्जाम्स के अगेंस्ट नहीं, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज वेरी नीडेड। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अगस्त 2005 का, व्हेन सर्टन गवर्नमेंट वाज इन पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स काफी ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिए थे, बट बिकॉज पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग द गवर्नमेंट हैड टू टेक इट डाउन। ठीक है, तो द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। गवर्नमेंट को अपना डिसीजन बदलना पड़ा बिकॉज अल्टीमेटली वो उन लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन लोगों को जिन लोगों ने उनको इलेक्ट किया है। तो अगर वो नहीं करेंगे ऐसा तो प्रॉब्ली अगली बार उनको पावर में आना मुश्किल हो जाएगा। प्लस इट इज देयर ड्यूटी एज लीडर्स टू डू इट। ओके, तो इसमें एक और बात हुई है दैट बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्रेस डिसेंट। डिसेंट मतलब किसी चीज से अगर आप अग्री नहीं करते गवर्नमेंट की तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे धरना, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन्स, ये सब चीजें आप कर सकते हो। दीज आर वेरी पीसफुल मेथड्स जिनसे आप प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट को बता सकते हो दैट वी डू नॉट अग्री विद व्हाट यू हैव डन। ओके, सो ऐसा तो ये बात तो सच है कि इट इज द डेमोक्रेटिक राइट फॉर पीपल टू प्रोटेस्ट, बट इन अ डेमोक्रेसी एंड स्पेशली इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया विच इज ग्रेटली पॉपुलेटेड कंट्री, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सब लोग खुश हों, राइट? सो एक मेजोरिटी अगर आपका अच्छे से खुश है देन दैट मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज प्रॉब्ली फंक्शनिंग वेल। ठीक है, बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जैसे मेजोरिटी से मेरा मतलब ये नहीं था कि मेजोरिटी सेट कोई खुश है, तो आई मेंट दैट कि अगर 100 इंडियंस में से 85-90 इंडियंस खुश हैं देन दैट्स गुड। ओके, तो बट इफ यू आर पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी लाइक दलित्स, आदिवासीज, वुमेन, any kind of जो genuinely एक minority community है, जैसे 100 में से जैसे सिर्फ 2.5% है या 3% है या 8% है, तो they can form their unions and they can talk to the government about their own dissent कि उनको कैसे तरीके के laws वो चाहिए, क्योंकि मे बी दे फील कि मेजोरिटी में उन लोगों के ओपिनियंस ढंग से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे। ठीक है,
तो if a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of the country will be stronger. तो जो लोग ये सोचते हैं कि अरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स क्या चल रहा है छोड़ो, that's not the kind of people we need in India. We need people who are interested in how the democratic country is functioning and जो अपना opinion दूसरों को बताएं गवर्नमेंट के बारे में, जिनका गवर्नमेंट के या फिर पॉलिसीज के बारे में कोई ओपिनियन हो. ठीक है. So that's the case. Let's come to the next heading, which is that of need to resolve conflict. ठीक है, ये हमारी फाइनल हेडिंग है. तो अब हम बात करते हैं थोड़े थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स की जो हो जाते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स कब होते हैं? Conflicts occur when people of different cultures, religions, regions, or economic backgrounds do not get along with each other, and when some among them feel that they are being discriminated against. ठीक है, कुछ अगर पुअर लोगों को लग रहा है कि हमारे हिसाब से ये वाली पॉलिसी नहीं बनी है, या कुछ माइनॉरिटी जैसे दलित लोगों को या women को लग रहा है कि ये पॉलिसी हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, then when they feel that they are being discriminated against, then conflicts arise in a democracy. ठीक है, तो इवन रिलीजियस प्रोसेशंस पे, जैसे अगर गणपति की यात्रा निकल रही है या कुछ है, तो वो कौन सी रोड ले रहे हैं कौन सी नहीं ले रहे, इस बात पर भी कभी कभी झगड़े हो जाते हैं. ठीक है, ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है. सो at times there is fear that violence may erupt with people throwing stones or trying to disrupt a procession. So we have seen that in many movements. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ external या internal forces होते हैं जिनकी वजह से पत्थर वत्थर फेंकने सब लोग लग जाते हैं, and the peacefulness of a country, the peace जो हमारा एक country का maintained है, वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है. Okay, so we don't want that to happen. So इसमें एक example दिया है about a conflict over a river. तो जो एक कावेरी रिवर है, डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये एक एग्जाम्पल की तरह दिया है. बोथ दी स्टेट्स यूज द वाटर कमिंग फ्रॉम दैट रिवर, और बोथ दी स्टेट्स हैव डैम्स. ठीक है, जिनका जो बेसिकली डिपेंड ऑन दिस रिवर. तो ये इनका एक कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही फेमस भी हुआ था, आपने जरूर पढ़ा होगा, गूगल भी कर सकते हो, इट इज वेरी फेमस कॉन्फ्लिक्ट. तो जो डाउन स्ट्रीम है, दैट कैन इन तमिलनाडु दैट कैन ओनली बी फिल्ड इफ द वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अपस्ट्रीम लोकेटेड इन कर्नाटका. तो जो कर्नाटका में है वहां से वाटर रिलीज होगा तभी वो नीचे जाके तमिलनाडु में जा सकता है. इस वजह से इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, बट इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट्स, और ऐसा ही हुआ. गवर्नमेंट ही इज एंगेज्ड इन रिजॉल्विंग दिस कॉन्फ्लिक्ट. Oh sorry, there is this one last heading, equality and justice. तो हम करते हैं ये फाइनल हेडिंग, equality and justice, पेज नंबर 40. ओके, इक्वालिटी एंड जस्टिस में यहाँ पे एक बात बोली गई है, दैट इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इंसेपरेबल. इंसेपरेबल मतलब उनको अलग अलग किया नहीं जा सकता. क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर किसी कंट्री में इक्वालिटी नहीं है, अगर हम किसी मैन को प्रेफरेंस दे रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट, किसी हिंदू को प्रेफरेंस दे रहे हैं मुस्लिम के अगेंस्ट, तो ये इक्वालिटी वाली कंडीशन नहीं है. ठीक है, दिस इज नॉट इक्वालिटी इन अ कंट्री. इफ दिस इज नॉट देयर देन जस्टिस कैन नॉट बी देयर. अगर आप ऑलरेडी ये बात बोल रहे हो कि ये जो है इस सेक्ट के लोग इस सेक्ट के लोगों से बेटर होते हैं, तो ऑब्वियसली आप दूसरे सेक्ट की बात कम सुनोगे, दूसरे सेक्ट की कंप्लेंट्स डिमांड्स कब सुनोगे, तो कम सुनोगे, तो उनके साथ ये बात जस्टिस उनके साथ नहीं है. एनी काइंड ऑफ प्रेफरेंस, अगर आप मेन को प्रेफरेंस दे रहे हो वुमेन के साथ अगेंस्ट, तो दैट इज ऑल्सो नॉट फेयर. यहाँ पे ये एग्जाम्पल गिवन है दैट जनरली हमारा जो बॉय चाइल्ड है इंडियन सोसाइटी में, दैट बॉय चाइल्ड इज मच मोर प्रेफर्ड देन गर्ल चाइल्ड. अभी कुछ सालों पहले ही जो एक प्रीनेटल स्क्रीनिंग होती है टू फाइंड आउट सेक्स डिटर्मिनेशन, आपने जरूर पढ़ा होगा, कि जिसमें मम्मी के बूम में यू कैन फाइंड आउट वेदर द जेंडर ऑफ द बेबी इज मेल और फीमेल. वो चीज बैन हो गई है, इट इज पनिशेबल अंडर द लॉ. तो इन सब की जो चीजें हैं, ये जो हमारी थोड़ी इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जब तक ये एड्रेस नहीं हो जाएंगी हम लोग जस्टिस नहीं दे सकते. ठीक है, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड दिस जस्टिस एंड इक्वालिटी. इसलिए आप देख रहे होंगे कि द गवर्नमेंट इज लॉन्च मेनी अमेजिंग स्कीम्स फॉर वुमेन, जैसे कि हमारा रिजर्वेशन भी होता है कई हद तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गर्ल्स के लिए, एंड उनको स्पेशल प्रोविजंस भी दिए जाते हैं कई जगह. सो दिस इज एक अपलिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा एक द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, राइट. तो ये भी ड्यूटी गवर्नमेंट की ही होती है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इक्वालिटी कैसे जस्टिस से अलग नहीं हो सकती, बिकॉज इफ नो इक्वालिटी देन नो जस्टिस. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. This was chapter number 4, key elements of democratic government. If you have any kind of questions, feel free to leave them in the comment section, and do subscribe to the channel. Thank you for listening to me.